सर ऐसा कहते हैं कि पीपल फेल, सिस्टम्स डोंट। यस, आई टोटली एग्री। क्या हमारे लोग फेल हो रहे हैं या सिस्टम्स फेल हो रहे हैं? कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ नकल जो है एक प्रोफेशन है। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, तो मेरे ड्राइवर ने एक दिन सुबह मुझसे कहा, सर आपको चलिए एक नज़ारा दिखाते हैं। मुझे ले गया एक सेंटर पे जहाँ एग्जाम हो रहे थे। वहाँ ठेका दिया जाता था नकल कराने का, यानी कि मनी यूज टू चेंज हैंड टू एनेबल पीपल टू कॉल। कोल में जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मेरा पोस्ट सेक्रेटरी पोस्ट हुई तो मुझे कोल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, यार ये बताओ कोल सेक्टर कैसा है। मुझसे बोला गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या, तो बस समझ में आ गया कैसा है। तो मेरी आदत शुरू से थी कि मैं अपनी बात बताऊँ। मोदी जी से भी जब मेरी पहली बैठक हुई है स्कूल सेक्रेटरी, तो मेरी मत भिन्नता थी उनसे, और मैंने अपनी बात कही, उन्होंने मेरी बात मानी। होता क्या है, क्योंकि हमें आपको मसाला पसंद है, तो जितनी नेगेटिव चीज़ें हम पकड़ लेते हैं, जैसे न्यूज़ के बारे में लोग कहते हैं न्यूज़ छप गया, इस ब्यूरोक्रेट ने गड़बड़ी की, जरूर किया होगा या नहीं किया होगा। मेरा मानना यह है कि न्यूज़ का बाय डेफिनेशन इज एक्सेप्शन। अगर हर जना कर रहा है तो न्यूज़ कहाँ रही। सर जो ये अभी नीट यूजी एग्ज़ाम का जो स्कैम हुआ, बच्चे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, और आपकी जर्नी में आपने भी कई बार ऐसे सिस्टम के साथ लड़ाई की है, सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। जैसा कि बच्चे सभी रोड्स पर आ गए, मिनिस्टर्स से मिलने लगे, सेक्रेटरी से मिलने लगे, और बहुत ज़्यादा इस पर अभी पीछे चर्चा हुई। तो इन सब डिस्कशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्या वो रिफॉर्म्स बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कितने हो रहे हैं? वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ, और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका एक ही एम है, और वो ये है कि आपकी द जर्नी विद इन कराने में हेल्प कर सकें, आपको खुद से मिलवाने में, आपके इनर वर्ल्ड, इनर सेल्फ की तरफ आने में मदद कर सकें। अभी ज़रूरी क्यों है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आज जहाँ कहीं भी हैं उसकी बहुत गहरी समझ पैदा कर सकें। आज आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको कैसे टैकल करते हैं, इसकी एक गहरी समझ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो अपने लिए सपने देखते हैं, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, गोल्स जो हैं आपके, जो आप अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। जब हमें हमारे आज की बहुत गहरी समझ होगी, तो हम जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक जाने के रास्ते में और क्लैरिटी हमें मिलेगी। सो दैट्स द ओनली एम ऑफ दिस पॉडकास्ट। ये हम करते हैं थ्रू द कॉन्वर्जेशन विद आवर गेस्ट। जब हम हमारे गेस्ट के साथ बात करते हैं तो उस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हम आपको, अपने लिसनर्स को, कुछ ऐसे इनसाइट्स, कुछ ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम देना चाहते हैं जहाँ से आपको आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आप आज क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या नई समझ, नया पर्सपेक्टिव पैदा कर सकते हैं, कैसे आज की लाइफ को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं, उसके बारे में समझ पैदा हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल रिस्पेक्टेड फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। ये सेक्रेटरी थे कोल सेक्टर में, और साथ ही इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया। अपने 38 इयर्स के एक्सपीरियंस में इन्होंने कई सारे पॉलिसीज़ में बदलाव किए, नए रिफॉर्म्स क्रिएट किए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल प्रॉब्लम्स के लिए। आज इस एपिसोड में हम इनकी इस लंबे एक्सपीरियंस की जर्नी के थ्रू आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और इंसाइट्स लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है वो इतना रिच है। ऑलमोस्ट 38 ईयर्स का इनका जो काम है, उसमें इन्होंने हर तबके के लोगों के साथ काम किए, और वहाँ से लर्निंग्स को लेकर आज इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि पॉलिसीज़ होती क्या हैं, बनती कैसे हैं, रिफॉर्म्स कैसे लाए जाते हैं, पावर के सामने आपको अपने खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना होता है, आपको अपने डिसीजंस बनाने में कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं, एथिक्स और मॉरल्स में क्या डिफरेंस है, इंटेग्रिटी क्या होती है, और कैसे वो आपको मदद करती है अपने करियर में ग्रो करने के लिए। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके पास बहुत सारी पावर है, तो उस माहौल में कैसे डील करें, आप कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक कैसे पहुँचें, क्योंकि कन्फ्यूजन मैनेजमेंट जो है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। जब हम इश्यूज़ की बात करते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर, तो प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है, हमने उसके बारे में भी बात की है। डिसीजन मेकिंग एक चैलेंज होता है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होता है, लेकिन साथ ही साथ इन सभी का जो बेसिक प्रॉब्लम है, या बेस लेवल फाउंडेशन प्रॉब्लम मैं जिसे कहूँगी, वो है कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूजन को कैसे सॉल्व करें, इस तरह की और सारी इंसाइटफुल बातें आज इस एपिसोड में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा।
Please welcome former IAS officer, Mr. Anil Swaroop on the Journey Within podcast. वेलकम सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके. आपके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, एंड देयर इज़ सो मच दैट वन कैन लर्न फ्रॉम योर जर्नी. सर, सबसे पहले तो आई वांट टू स्टार्ट विद योर जर्नी विच इज़ नियरली अ 4 decade लॉन्ग जर्नी. ऑलमोस्ट 38-40 ईयर्स आपने स्पेंड किए हैं इन ब्यूरोक्रेसी. अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, पॉलिसीज़ के रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम किया है. सो लेट्स स्टार्ट एट द वेरी कस्प ऑफ दिस विच इज़ द पॉलिसीज़. जब पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती है, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर. आई फील इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, और जहाँ पे नए नए पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जो अभी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में भी आ गया है. जो लेटेस्ट इस 2024 में बहुत सारे मिस हैपनिंग्स इन द एजुकेशन सेक्टर स्पेस हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है. लेकिन मेरा अनुभव शिक्षा में बहुत सीमित था, और मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ जब मुझे शिक्षा सचिव बनाया गया भारत सरकार का, कि उससे पूर्व मेरा शिक्षा में कोई अनुभव था ही नहीं. आई हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, बट आई वाज मेड एजुकेशन सेक्रेटरी. आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई came out of coal, in the sense that I felt that I was getting out of dark dungeons of coal mines to the bright lights of school education. And to my utmost horror, I found कि जो माफिया स्कूल एजुकेशन के हैं वो कोल माफिया से ज़्यादा गंभीर है, और मैंने इसके बारे में काफ़ी लिखा है. अब जो आपने बात पॉलिसी की कही, मेरे विचार से पॉलिसी आवश्यक थी इस देश को. लेकिन मेरा यह भी विचार है कि पॉलिसी से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता. मुझे स्मरण है कि जब जो पॉलिसी बनाने के लिए समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष और पूरी टीम मुझसे मिली आके. उस समय मैं सचिव था. वो मेरे सुझाव लेने आए थे कि शिक्षा नीति में क्या किया जाए. तो मैंने मजाक में डॉक्टर कस्तूरी रंगन से कहा कि आप बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो पूछे, ये अजीब बात है, आपने तो समिति बनाई है, आप कह रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं. मैंने कहा, देखिए, आप केवल एक पॉलिसी बना के दे देंगे, और उसके रियल प्रॉब्लम देश में है वो इम्प्लीमेंटेशन की है. पॉलिसी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है. पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो सब बेकार है. तो मैंने उनसे सुझाव दिया. मैंने कहा कि आप नीति छोटी रखिएगा, उसके साथ साथ एक एक्शन प्लान दीजिएगा. व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन, हु विल डू इट, बाय व्हेन इट विल बी डन. क्योंकि जब तक ये निर्धारण नहीं होगा किसी नीति में, तब तक नीति नीति रह जाएगी. चर्चाएं खूब होंगी, मैंने भी खूब चर्चाएं की. असली महत्व पॉलिसी का तभी समझ में आता है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. और मेरा यह भी मानना है कि इस देश में आइडियाज की कमी है नहीं. पॉलिसी क्या है? एक एमलगमेशन ऑफ आइडियाज है, खूब सारे आइडियाज हैं उसमें. लेकिन किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए यह आवश्यक है कि दैट आइडिया हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. वाओ. तो अगर आप इसको शिक्षा नीति के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि है तो इस पर बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, शिक्षा नीति में पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल तो है ही, तो उस पर कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया. सोशली डिजायरेबल भी है, उसमें जो बातें लिखी है मेरे विचार से ऐसी नीति मैंने पहले कभी देखी नहीं, बड़ी बढ़िया नीति बनी है. और टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है. सब संभव है. समस्या आती है वित्तीय दृष्टिकोण से, बेटे इट्स फाइनेंशियली वायबल. हमारी तरफ यूपी में कहते हैं जेब में नहीं पत्ता चल दिए कलकत्ता. आपके जब पैसा नहीं होगा तो आप आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अब जैसे शिक्षा नीति में उन्होंने कहा कि 6% ऑफ जीडीपी जाना चाहिए एजुकेशन को, और मेरी जानकारी में अधिकतम पैसा जो अब तक आवंटित हुआ है 3.1%. सर, मैं तो अभी कहीं 2.4% भी पढ़ रही थी. मैं अधिकतम बता रहा हूँ, मतलब इंडिपेंडेंस से अब तक अधिकतम 3.1% था. तो अगर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो जब कस्तूरी रंगन साहब की पॉलिसी पर अन्यथा मेरी चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि इस नीति में इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया है कि जो धनराशि वो कह रहे हैं 6% होनी चाहिए, वो आएगी कहाँ से? इस पर विचार करना चाहिए था. और अगर वो एक्शन प्लान बनाते तो हर बिंदु पर देखते कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इतनी धनराशि की आवश्यकता है, तो वो भी चिन्हित करते कि वो धनराशि कहाँ से आएगी. और मान लीजिए उतनी धनराशि नहीं मिल रही, तो फिर प्रायोरिटाइज कर देते कि पहले ये हो जिसमें धनराशि की ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो पहली स्टेज में ये कीजिए आप. जब पैसा मिल जाए दूसरी स्टेज में ये कीजिए. अब आपने ओपन छोड़ दिया है. अब हर आदमी निर्धारित कर रहा है मैं ये पहले करूंगा, ये पहले करूंगा. तो नीति से तो मैं भी फेवर में हूं, बड़ी अच्छी नीति है, लेकिन उसके क्रियान्वयन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका इम्प्लीमेंटेशन. वो बात शायद इस नीति में नहीं बन पाई ठीक से, और तभी कई प्रकार की समस्याएं जिनका समाधान नीति के थ्रू हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ. आपने जैसे इधर की कुछ समस्याओं को
जैसे आजकल, उसका डायरेक्टली नीति से तो संबंध नहीं है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा बताना इसलिए चाहूँगा कि आजकल सब उस पर चर्चा कर रहे हैं कि समस्या उत्पन्न कैसी हुई। और मुझे व्यक्तिगत थोड़ी जानकारी इस वजह से है कि 2018 में जब मैं सचिव था, उस समय सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था और हमने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया था। और उसके बाद जो व्यवस्था सीबीएसई में बनाई गई वो पिछले 6 साल से बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ना होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हमने उस गलती से सीखा और एक व्यवस्था बनाई। मैं विस्तार से तो नहीं जा रहा उसमें, लेकिन अगर आप नीट की परीक्षा देखें जो लीक हुई, जब मैं था उस समय विचार हो रहा था नीट एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, तो मैंने तब भी ये कहा था कि इसको जरा ठोक बजा के बनाइए क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा करेगा। उससे पूर्व नीट की परीक्षा सीबीएसई करता था, तो हमने सीबीएसई में ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि लीक की संभव ही नहीं था टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। अब आप नीट में देखिए, नीट में आपने इतने महत्वपूर्ण परीक्षा को आउटसोर्स कर दिया। आपने कभी यूपीएससी की परीक्षा का कभी लीक नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? क्योंकि इतनी सेंसिटिव परीक्षा में हमें विचार करना चाहिए कि हम उसे फुल प्रूफ बनाए, उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते। जब स्टेक्स इतने हाई हैं तो आउटसोर्स करके आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई ने व्यवस्था बनाई कि सब इंटरनल कर लिया उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि हर परीक्षा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो सेंसिटिव परीक्षाएं हैं जैसे नीट है या यूपीएससी की है, उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। उसका कुछ अंग आउटसोर्स वो होता है कि जैसे पेपर के क्वेश्चन बैंक आप बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक तो एक संस्था नहीं बना सकती, बैंक आप कहीं से ले लीजिए। लेकिन पेपर सेट करना, एग्जाम कहां पर होना है, एग्जाम कौन कराएगा, ये प्रक्रियाएं ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकती आउटसोर्स। सर यहाँ पे तो एक एक प्रोसेस जो है वहाँ पे लूप होल्स अभी पता चल रहे हैं, जो नीट का इस साल जो सबसे बड़ा एक तरह से स्कैम की तरीके से देखिए, ऐसा है कि हम इन लूप होल्स को तब देखते हैं जब समस्या उत्पन्न हो जाती है, जबकि ये सामने थी। एक आपके पास एक कारगर प्रक्रिया उपलब्ध थी सीबीएसई की, आप उससे कंपेयर कर लिए। मैंने इस पर आर्टिकल लिखे हैं कई कि आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ सीबीएसई प्रक्रिया से ये नीट की प्रक्रिया आप कंपेयर कर लिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। देखिए, समस्या तब आती है जब आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसको ना देखकर आप नई कोई चीज बनाना शुरू कर देते हैं और फिर आप कहीं फंस जाते हैं। नीट में यही हुआ, एनटीए में यही हुआ। जब सीबीएसई की कारगर रूप से एक समस्या के उपरांत, देखिए हम सब गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं गलती करता, हर जना हमें गलती सीखना चाहिए। सीबीएसई में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से 2018 में लीक हुआ। वो सीबीएसई की वजह से नहीं था, लेकिन प्रोसेस में कमियां रहती हैं, हर जना सुधारता है। फिर सीबीएसई ने परिपक्व व्यवस्था बनाई जो 6 साल से ठीक रही, तो एनटीए में क्यों नहीं बनाई? मतलब एनटीए को आउटसोर्स कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसके हाथों में लाखों बच्चों का फ्यूचर है। देखिए, आउटसोर्स तो एक ही चीज है, आप कहाँ करा रहे हैं एग्जाम, ये भी महत्वपूर्ण है। सर वो पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम आउटसोर्सिंग द एग्जाम, उसके बाद किस तरह से वो एडमिट कार्ड्स डिजाइन हुए, किस तरह से वो सेंटर्स डिजाइन हुए, किस तरह से पर्टिकुलर बच्चे वो सेंटर्स में आए। आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ नकल जो है एक प्रोफेशन है, और मैंने वन ऑफ द माफियाज जो लिखा अपनी पुस्तक में, वो नकल एक माफिया है। जब मैं एसडीएम था, नई मेरी सेवा आई थी 1984, मुझे याद है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। तो मेरे ड्राइवर ने एक दिन सुबह मुझसे कहा, सर आपको चलिए एक नज़ारा दिखाते हैं। मेरे समझ में नहीं कहाँ ले आ रहा, एग्जाम चल रहे थे उस समय। मुझे ले गया एक सेंटर पे जहाँ एग्जाम हो रहे थे। जैसे ही मेरी जीप पहुंची वहां पर, लोग खिड़की से कूद कर भागे। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो एग्जाम सेंटर, बोले सर ये सब नकल कराने आए थे। वहां ठेका लिया जाता था नकल कराने का, यानी कि मनी यूज्ड टू चेंज हैंड टू एनेबल पीपल टू कॉग। इस व्यवस्था में कैसे काम चलेगा? अगले दिन मुझसे कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। मैंने क्यों? बोले सर आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाएंगे। जब हम दूसरे सेंटर पर पहुंचे, वहां बड़ी शांति थी। मैंने कहा तो ठीक ठाक एग्जाम हो रहा है। वो नहीं सर, अभी भी पर्चा बटा है। वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना, वहां बैठ के इसको सॉल्व कर रहे हैं पेपर को, जब सॉल्व कर लेंगे तो आके यहाँ नकल कराएंगे। तो इस स्तर की ये मैंने खुद देखी है, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। तो इस स्तर की अगर नकल होती है तो आदत तो पड़ेगी आदमी नकल की। सो जो डिमांड साइड है बड़ी वल्नरेबल इन द सेंस की बहुत डिमांड है। सप्लाई साइड अगर आपने ठीक नहीं की तो हमेशा डिमांड साइड हावी हो जाएगी और इस प्रकार की नकल होगी। तो व्यवस्था आपको परिपक्व बनानी होगी। सर जो ये भी नीट यूजी एग्जाम का जो स्कैम हुआ,
बच्चे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, और आपकी जर्नी में आपने भी कई बार ऐसे सिस्टम के साथ लड़ाई की है, सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, जैसा कि बच्चे सभी रोड्स पर आ गए, मिनिस्टर्स से मिलने लगे, सेक्रेटरीज से मिलने लगे, और बहुत ज़्यादा इस पे अभी पीछे चर्चा हुई। तो इन सब डिस्कशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्या वो रिफॉर्म्स बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कितने हो रहे हैं? देखिए, मैं आशावादी हूँ। कोई भी किसी को परेशानी होगी, जैसे कि बच्चों को बिल्कुल वाजिब परेशानी है, उनका रिएक्शन भी वाजिब है, उनको दोषारोपित करना ठीक नहीं होगा। मैं होता उनकी जगह तो मैं भी वही करता। अब हमें करना यह है कि क्या हम उस व्यवस्था को सुधार सकें। मैं फिर 2018 की बात बता रहा हूँ, उस समय बच्चों ने एजिटेट किया था, ऐसा नहीं बच्चों ने, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद व्यवस्था ऐसी बनाई जो कि आज तक चल रही बढ़िया। तो ये सब सिम्टम्स हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा ब्रेव फेस ले लेंगे, जैसे शुरू में प्रयास किया गया तो नकल तो हुई नहीं, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर समस्या की एग्जिस्टेंस को ही हम डिनाई करेंगे, हम कहेंगे प्रॉब्लम है ही नहीं, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। हमें मानना पड़ेगा जैसे किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में कमियां होती हैं, उनको स्वीकार लेने में कोई नुकसान नहीं है, उनको स्वीकारना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि उनको हम कैसे दूर करें। लेकिन पहला चीज स्वीकार करना है, ये नहीं समझना चाहिए स्वीकार करने से हम कुछ छोटे हो जाएंगे। नहीं, अगर कमी है तो हम उसको मान के सुधार करें। व्यक्ति के रूप में यह होता है, संस्था के रूप में होता है। हर व्यक्ति को, हर संस्था को इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम में कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लग के तो सुधार करेंगे। और जो भी संस्थाएं अच्छी बनी, नामी गिरामी हुई, उन्होंने ऐसा किया, अपनी गलतियों से सीखा, वो आगे बढ़े। सर, सिटिंग मिनिस्टर्स जब ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ है, सब ठीक है, तो फिर एक कॉमन पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो अभी 17, 18, 19 साल का है, जिसको भी इतना मालूम भी नहीं कि रेजिलियंस होती क्या है, कैसे बिल्ड की जाती है, अभी उसने एक दुनिया में एक तरह से कदम भी नहीं रखा है, बिकॉज अब अपने घर के कंफर्ट में यूजुअली क्लास 12 तक होते हो, और दैट इज़ योर लाइफ। इतने बड़े चैलेंजेस के साथ, इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ, इस तरह की एपैथी की जो सिचुएशन हो गई है कंट्री में, होपलेसनेस की एक तरह से, उससे कैसे डील करें? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा सहमत हूं, इतनी होपलेसनेस तो नहीं हुई है। देखिए, हर देश में, आप आज की तारीख में यूएसए में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, हर जगह समस्याएं हैं, हर जगह लोग मारपीट कर रहे हैं, जला रहे हैं। ये स्वाभाविक है किसी समाज में। प्रश्न ये है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम कर क्या रहे हैं, ये है प्रश्न। समस्याओं को होना स्वाभाविक नहीं है। मुझे ऐसे नहीं पता कि कोई ऐसी संस्था है जहां कोई समस्या ही ना हो। समस्या तो होती है, स्वाभाविक है। अब जो लीडरशिप है वो उसको कैसे प्रस्तुत कर रही है। लीडरशिप ये मान रही है कि हाँ, ये समस्या है और हम इस प्रकार से इसका समाधान कर रहे हैं, और उसमें समाधान भी करते हैं। ये भी संभव नहीं है कि हर समस्या का समाधान हो जाए। ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि आपका इकबाल कैसा है, आपके बारे में क्रेडिबिलिटी कैसी है। अगर लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये समस्या आई है और ये ऐसे हैं कि ये ठीक कर लेंगे, तो फिर शायद इतना एजिटेशन ना हो। जब डाउट होता है किसी के इंटेंशन के बारे में, ये कह तो रहे हैं, करते नहीं है, तो लोग एजिटेट करते हैं। तो लोग भी समझते हैं समस्या है। तो आपको लगता है कि अभी लोगों में डाउट है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है? कुछ इशू पर लोगों को लगता है, कुछ इश्यूज पर, ऐसा सब में नहीं, कई चीजों में हो जाता है, कई चीजों में नहीं होता है। और उन इश्यूज पर जो भी पावर में है उसको चिंतन करना चाहिए कि मैं जब सरकार में था तब भी ये कहता था कि इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छी सी चीजों के साथ साथ ये संभव है कि अन्य क्षेत्रों में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, उसको स्वीकार लेने में कोई नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है हम स्वीकारते नहीं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाधान कैसे करेंगे अगर आप ये कहेंगे एम्प्लॉयमेंट की समस्या ही नहीं है। आपने नीट की बात कही, अगर आपने कह दिया पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर आप समाधान कैसे करेंगे? exactly. बात अलग है कि बाद में आपने परिवर्तित किया इसे और माना, और अब आप सुधार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्वीकार करेंगे तो उसके बाद समाधान भी निकलेगा। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी की तो कोई सीमा नहीं है। अगर लोग मिल के बैठे, हम जैसे कोल में जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मेरा कोल सेक्रेटरी पोस्ट हुई, तो मुझे कोल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, यार ये बताओ कोल सेक्टर कैसा है। तो मुझसे बोला गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो बस समझ में आ गया कैसा है। उस स्थिति को देखते हुए हमने 2016 में हम इस स्थिति पर पहुंच गए कि हम कोल एक्सपोर्ट कर लें। और आपको मैं बताऊं, हम लोग मजाक में कहते थे, हम लोग की बड़ी राउंड टेबल थी जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि हमें यार कश्मीर की समस्या दे दो तो उसकी भी समाधान कर देंगे। तो ये पॉजिटिव एनर्जी थी। और देखिए, विडम्बना है या आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरा एक जॉइंट सेक्रेटरी जो था उस समय कोल में, जिसने बड़ा अच्छा काम किया, वो आज की तारीख में होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसने कश्मीर की समस्या में काफ़ी योगदान किया समाधान में। उसी तरह दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था जम्मू एंड कश्मीर में।
तो फ़ोन करके मुझे मजाक में कहते थे, सर आप मजाक में कह रहे थे, देखिए सर हमको लगा दिया गया वहाँ पर। तो मेरा ये मानना है, समस्या चाहे जितनी भी गंभीर हो, पहली बात आप उसको स्वीकारें उस समस्या को, दूसरा बात आप मन से लग कर और उन लोगों से जुड़कर जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं, समस्या का समाधान करें। बिल्कुल हो सकता है। उस तरफ अब लगता है कोशिश हो रही है एंड हम सभी होपफुल तो हैं कि कुछ समाधान मिलेगा, क्योंकि इस तरह के इतने बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स का लीक हो जाना इतनी बार, तो डेफिनेटली प्रोसेसेस ये में जो निश्चित चिंता स्क्रूटनी का है। विषय है। देखिए, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और मुझे आशा है कि होगा। सर आपने जैसे बताया, आपने तो खुद सीबीएसई का जो था प्रॉब्लम वो सॉल्व किया और एक ऐसा प्रोसेस सेट किया जिसकी वजह से अब नहीं हुआ है पिछले 6 सालों से और आगे भी नहीं होगा। आपने ये भी एक स्टेटमेंट कहा है। मेरे विचार से नहीं हो सकता वो। नहीं हो तो सकता क्योंकि देखिए, सिस्टम ऐसा मैं सेट आपको- हो गया है। मैं छोटे से बता देता हूँ। मैंने उसी समय एक सुझाव दिया था कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, थोड़ा भिन्न है इस समय व्यवस्था, लेकिन मेरा उदाहरण उस समय था। उस समय सीडी आती थी, अब तो सीडी बंद हो गई, कंपैक्ट डिस्क होती थी। मैंने एक सजेस्ट किया कि आप 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाइए और कोड करके उसमें डाल दीजिए सीडी में और सेंटर्स पे भेज दीजिए। कोड तो मेरे पास है, तो उसको पढ़ ही नहीं सकता कोई। एग्जामिनेशन वाले दिन सुबह 6 बजे आप कोड 1 का रिलीज कर दीजिए कि 3 में से ये वाला क्वेश्चन पेपर है, और वहां व्यवस्था होनी चाहिए, वहां प्रिंट हो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वर्चुअली इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं 3 क्या 5 सीडी कर दीजिए, 6 सीडी कर दीजिए, 6 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए और पूरा तैयारी कर ले, तो पूरी तैयारी कर ली उसने। आप उसको बिल्कुल रिडंडेंट बना दिए, लीकेज को इम्पॉसिबल बना दिए। ये कर सकते हैं आज की तारीख में, क्यों नहीं कर सकते? और मैं कहता हूं यही नहीं, और भी सोल्यूशन है। मुझसे कहीं ज्यादा होशियार लोग हैं जो उसको कर सकते हैं, किया जा सकता है, और मुझे विचार है होगा भी। सर ऐसा कहते हैं कि पीपल फेल, सिस्टम्स डोंट। यस, आई टोटली एग्री। क्या हमारे लोग फेल हो रहे हैं या सिस्टम्स फेल हो रहे हैं? हम सिस्टम अजायब घर में नहीं बनता, सिस्टम भी पीपल ही बनाते हैं। सो इफ पीपल कंटिन्यूअसली फेल, दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट सिस्टम। सो देयर इज अ interaction between system and What I'm getting at is individual inefficiency and intentional inefficiency versus जो सिस्टम से एक इनएफिशिएंसी देखिए, या आपको करप्शन पैदा होती है। इंटेंशनल इनएफिशिएंसी या इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग्स का तो सिस्टम भी फेल हो जाएगा। सिस्टम हेल्प करता है अनइंटेंशनल गलतियों को। अगर मेरा मंशा ही गड़बड़ है तो कोई सिस्टम नहीं बचेगा। मंशा तो ठीक होनी पड़ेगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। मंशा आपकी गड़बड़ है तो आप उसी सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सर इनएफिशिएंसी और करप्शन के बीच में मुझे जो लिंक लगता है वो इंटेंशन का है। अगर वो जेन्युइन इनएफिशिएंसी है क्योंकि सिस्टम नहीं है, स्किल नहीं है, उस लेवल पर हम पहुंचे नहीं है, तो दैट कुड बी इनएफिशिएंसी, अ केस ऑफ इनएफिशिएंसी। लेकिन जब इंटेंशन वहां पे आ जाती है कि इसको धीरे करना है, स्लो करना है या रॉन्ग तरीके से करना है, तो करप्शन का रूप ले लेती है। डेंजरस कॉम्बिनेशन है इनएफिशिएंसी और करप्शन। लेकिन मैंने अपना जैसा पुस्तक में लिखा है कि ज्यादातर इनएफिशिएंट अगर करप्ट होते हैं तो जेल में चले जाते हैं। एफिशिएंट करप्ट बचा रहता है, उसको पता है सिस्टम को कैसे बीट करना है। तो डेंजरस कॉम्बिनेशन है इनएफिशिएंसी और करप्शन का। मतलब जनता का भी लाभ नहीं हो रहा है और करप्शन भी है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ करप्शन को, लेकिन दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। देयर इज द सेकंड स्टेज ऑफ एफिशिएंट करप्शन, नॉट एज बैड एज इनएफिशिएंट करप्शन बट प्रीटी बैड, एंड द थर्ड स्टेज इज एफिशिएंट ऑनेस्टी। मैंने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि खाली ऑनेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। अधिकारी को पैसा ऑनेस्ट प्लस एफिशिएंट होने के लिए दिया जाता है। सो एक चैप्टर है मेरी किताब में, ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। ऑनेस्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ गुड सिविल सर्वेंट। तो ये आवश्यक है कि जो भी ईमानदार अधिकारी है वो काम भी करे। अक्सर होता है ये कि कुछ ईमानदार अधिकारी ये समझते हैं कि सिर्फ वो ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है, तो काम साम तक बंद हो जाता है। अच्छा सर, जब हम ऑनेस्टी की कॉन्वर्जेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर आप चुप रहो, मैंने झूठ तो नहीं बोला ना, मैं तो सिर्फ साइलेंट था, आई एम अपहोल्डिंग माय ऑनेस्टी, इस तरीके से, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ये भी एक तरह की। दैट इज मच वर्स। मेरा ये मानना है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए। सरकार में भी, अंदर भी, मैंने 38 साल में मैंने समय गुजारा। जो मैं ठीक समझता था मैं कहता था, ओवर रूल हो जाता था तो वो करता था, लेकिन अपनी बात जरूर कहते थे शुरू से। एक आपको उदाहरण दूं मैं अपने जीवन से, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैंने सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ये सब पता था। मैं मिस्टर कल्याण सिंह थे चीफ मिनिस्टर यूपी के, उनका मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस था, इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। मैं रोज सुबह जाके उनको, उस समय अखबार आते थे, टीवी भी था नहीं,
तो अखबार की कटिंग्स उनको दिखाता था, पूछता था कि इसका क्या जवाब देना। तो इस पर्टिकुलर दिन मैं उनके घर पहुंचा, घर जाते थे सुबह 9 बजे करीब, तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी खड़े थे और मुख्यमंत्री थोड़े एजिटेटेड लग रहे थे। तो मैं जाके चीफ सेक्रेटरी की साइड में खड़ा हो गया। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि इटावा में बाई इलेक्शन होना था और मुख्यमंत्री जी की 7 पब्लिक मीटिंग्स लगा दी थी। वो थोड़ा अपसेट थे कि मैं 7 नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आखिरी 2 कैंसिल कर दो। तो दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सहमति से गर्दन हिला रहे थे, हाँ सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं जा पाएंगे। मैं कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि जब चीफ मिनिस्टर जाता है तो बड़ी तैयारियां होती हैं, वहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, चाहे आप 2 मिनट के लिए जाएं, कैंसिल मत कीजिए, इससे गलत सिग्नल जाएगा। तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, बोले मैं जा सकता हूँ क्या? जैसे ही उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मानने लगे चुप रहने के लिए, तो मैं चुप नहीं हुआ। मैंने कहा साहब मेरी तो ये राय है, बाकी आप जैसा ठीक समझे, और जोर के मुझे कोनी मानने लगे। उसके बाद 10 सेकंड कोई नहीं बोला। फिर चीफ मिनिस्टर मेरी तरफ घूमे, बोले हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने किया, चीफ सेक्रेटरी अपनी कोनी अंदर खींची और बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। तो मेरी आदत शुरू से थी कि मैं अपनी बात बोलता हूँ। मोदी जी से भी जब मेरी पहली बैठक हुई है स्कूल सेक्रेटरी, तो मेरी मत भिन्नता थी उनसे और मैंने अपनी बात कही, उन्होंने मेरी बात मानी। और मेरी आखिरी बैठक में भी मत भिन्नता थी, मैंने बात कही, उन्होंने मेरी बात मानी। तो मैं इस बात की चिंता नहीं करता था कि वो मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, जो मैं उचित समझता था मैं कहता था। उसके बाद अगर वो ओवर रूल करते, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा एक राय हो सकती है किसी बारे में, दूसरे की दूसरी राय हो सकती है। अगर वो मेरा बॉस है तो मुझे उसकी बात माननी होगी हम जिस व्यवस्था में, सो लॉन्ग एज जो वो कह रहा है वो इलीगल ना हो। अगर लॉ के विरुद्ध है तो कोई प्रश्न ही नहीं है मानने का, लेकिन अगर लॉ के तहत है तो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है उसका ओपिनियन है, तो हमें ये मान के नहीं चलना कि मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं हमेशा सही कहता हूँ, दूसरा आदमी गलत, तो मैं सबसे लड़ता रहूंगा। शुरू में मेरा यही होता था। मैंने लास्ट बुक जो लिखी है एनकाउंटर विद पॉलिटिशियन, उसमें इसी बात को दर्शाया है कि शुरू में मेरी सब नेताओं से लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं समझता था मैं ही ठीक कह रहा हूँ और सब नेता बेईमान है। कितना गलत सोच थी मेरी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया उनकी सीमाएं हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, और ये जरूरी नहीं है मैं जो हर चीज कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, वो भी सही कह सकते हैं। तो हर व्यक्ति का एक मत होता है, हमें समझना चाहिए। और हमारा बॉस है तो हम या तो निकल लें वहां से, नहीं तो उनकी बात माने। हाँ ये बात मैं बार बार कहता हूँ, इलीगल नहीं, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लॉ के अगेंस्ट होगा तो नहीं कहेंगे। उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ। मेरे आखिरी 20 साल में मुझे याद ही नहीं पड़ता किसी ने मुझसे कोई गलत काम कहा। मैंने इतनी सेंसिटिव असाइनमेंट्स की, लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे पास राजनीतिक दबाव, मेरे पास आता ही नहीं था। उनको पता था मैं गलत काम करूंगा नहीं, सही काम मैं तुरंत कर दूंगा, करके फोन करके बता दूंगा ये कर दिया। तो ये मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है कि खाली आपको ईमानदार नहीं होना, ईमानदार तो होना ही है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे ईमानदार होकर, लेकिन साथ साथ आपको काम भी करना है, आपको पैसा और जनता की सेवा करनी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब हमारी इस कोशिश को और भी लोगों तक पहुंचा सके। सेल्फ ग्रोथ की बातें जिस चैनल पे होती है और जो इस तरह का कंटेंट होता है जो आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आपके लिए ला सकता है, वो कंटेंट अपने आप से वायरल नहीं होता है। हमें किसी ट्रेंडी म्यूज़िक का सपोर्ट नहीं है, किसी वायरल हैक या ट्रेंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्वर्जेशंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुद से वायरल नहीं हो सकती हैं। तो आपका सपोर्ट इसमें ज़रूर चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चलिए अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। सर, ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स होती हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं या सारे मिनिस्टर्स करप्ट हैं, जो इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है, आपकी बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन रही है, तो इनका क्या ट्रूथ है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड इनफैक्ट किसी के लिए कोई भी ट्रूथ है इसमें नहीं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो हर गलत होता है। देखिए हर व्यवस्था में, हर संस्था में कुछ अच्छे खराब, कुछ बहुत खराब, गुड बैड एंड अगली हर संस्था में होते हैं, हर व्यवस्था में होते हैं, ऐसी नेताओं में, ऐसे ब्यूरोक्रेट में। होता क्या है, क्योंकि हमें आपको मसाला पसंद है, तो जितनी नेगेटिव चीजें हम पकड़ लेते हैं। जैसे न्यूज के बारे में लोग कहते हैं न्यूज छप गया, इस ब्यूरोक्रेट ने गड़बड़ी की, जरूर किया होगा या नहीं किया होगा। मेरा मानना यह कि न्यूज का बाय डेफिनेशन एन एक्सेप्शन। अगर हर जना कर रहा है तो न्यूज कहां रही? ये कुत्ता भौंक रहा है तो न्यूज नहीं है ना, या कुत्ते ने आदमी को काटा, न्यूज नहीं, आदमी काट ले कुत्ते को, न्यूज हो जाएगी। तो न्यूज का मतलब एक्सेप्शन है। हम साइकोलॉजिकली उसे रूल मान लेते हैं कि सब भ्रष्ट हैं। ये हमारी मानसिकता है, सबकी मानसिकता है। और चूंकि हमें मसाला पसंद है, इसलिए नेगेटिव न्यूज हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छी बात दूसरे के लिए हम जनरलाइज नहीं करते, खराब बात तुरंत कर देंगे, सब नेता भ्रष्ट हैं, सब ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं। इट इज रॉन्ग। देयर आर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस, देयर आर आउटस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट्स। यस, देयर आर डिसऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स, देयर आर डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस। मतलब इसमें तो हर प्रकार के लोग हैं। अब प्रश्न यह है कि आप कैसे देख रहे हैं। मेरा नजर यह रहता था कि भाई जो अच्छा आदमी उसे काम लो यार, और जो खराब आदमी उसमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढो। अब देखिए बड़ा सिंपल है। मेरी माँ मुझे शुरू में समझाती थी, मुझे नहीं समझ में आता था।
कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को क्यों भेजा रावण के पास जब वो मृत्यु शैया पर था। उन्होंने कहा इसके पास भी कुछ गुण है, जाके सीखो। तो हर व्यक्ति से आप कुछ सीख सकते हैं। अब ये तो मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उसकी अच्छाई देख रहा हूँ, बुराई देख रहा हूँ, मैं किस चीज से सीख रहा हूँ। अगर मैं उसकी अच्छाई से सीखूंगा तो मैं एक बेटर इंडिविजुअल बनूंगा। दैट्स व्हाट राम डिड टू लक्ष्मण, कि जाके ज्ञान प्राप्त करो, उससे ज्ञानी पुरुष है। तो हम हर व्यक्ति सीख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बड़े अच्छे नेताओं के साथ काम किया, कई बड़े भ्रष्ट नेताओं के साथ, हर किस्म के। मतलब यूपी से आता हूँ, वहाँ तो नजराना शुक्राना जबराना तो बड़ा चलता ही था। तो उस माहौल में आप माहौल तो चेंज नहीं कर सकते, आप नेता को चेंज नहीं कर सकते। मैंने शुरू में ही डिस्कवर कर लिया अपने जीवन में और सेवा में कि मैं दूसरे का ज्यादा बना बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपने को कैसे परिवर्तित करूं, व्हाट कैन आई डू टू माई सेल्फ। उससे थोड़ा लाभ ये हुआ, फिर मैं हर को उस नजरिए से देखने लगा कि ठीक है, कमी है उसमें, लेट मी सी अगर इसका कुछ पॉजिटिव हो। मतलब इतना क्लासिक केस है, जब मेरा ट्रांसफर हुआ था एक संस्था में जहां मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, वो 7 साल से उसको लॉस हो रहे थे। मेरा काम था उसको बंद करने का। उसका रिवाइवल हुआ, वो एक केस स्टडी बन गई है। रिवाइवल कैसे हुआ? एक सबसे भ्रष्ट जनरल मैनेजर के माध्यम से। मैंने उसको बुलाया चाय पे, मैंने कहा यार संस्था में कुछ बचा तो है नहीं, अब तुम चूसोगे क्या? एकदम सक पका गया, क्योंकि कोई कितना भ्रष्ट हो मानता तो है नहीं। फिर मैंने कहा यार जो बीती ताई विसार दे, तो तुमने क्या किया है, तुम अब मेरी सहायता करो, मैं रिकवरी करना चाहता हूँ। अब देखिए वही भ्रष्ट अधिकारी, उसने अपना एंगल चेंज किया, उसने रिकवरी की। इस आफ्टर 7 years दिस केम इनटू प्रॉफिट, दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जब प्रॉफिट में आया तो मेरा ट्रांसफर हो गया। यूपी में थोड़ा ट्रांसफर इंडस्ट्री ज्यादा रहती है, ट्रांसफर हो गया। मैं इस अधिकारी को बारे में पूछता रहा, लोग मुझसे बोले सर ये तो बड़ा ईमानदार बन गया, तो कुछ करता ही ना, पैसा लेता है ना देता है। अच्छा, बाद में भी पूछते रहे कि अब कैसा काम चल रहा है। ट्रैक किया उस अधिकारी को। फिर मैंने उसको घर पे बुलाया चाय पे, मैंने उससे पूछा यार तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए वो कहता है सर जब आप 300 अफसर के सामने मेरी पीठ थपथपाते थे और कहते थे इस संस्था में सुधार हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, तो सर मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी, और जो किक मुझे उस समय मिलती थी वो पहले कभी नहीं मिली। इस किक शब्द को मैंने अपनी पुस्तक में उपयोग किया है। सर मैं इस करप्शन के बारे में आपसे इसलिए भी बात करना चाह रही हूँ क्योंकि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर हम कोशिश करते हैं कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको प्रैक्टिकल टेकअवेज दे पाएँ कि उनकी लाइफ में आपकी लर्निंग से क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे दे आर वर्किंग अंडर अ लीडरशिप, जहाँ से प्रेशर बहुत है, जहाँ पे वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो अपने खुद के लिए स्टैंड कैसे लें? देखिए इसमें मैंने प्राइवेट सेक्टर को अब मैं देख रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद, लेकिन सरकारी नौकरी में मैंने बड़ा क्लियर सिद्धांत बनाया था। थोड़ा समय लगा मुझे, ऐसा नहीं कि पहले दिन, 10-12 साल बाद मैंने निर्धारित किया कि अगर कोई आदमी, व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी नियम या कानून के विरुद्ध मुझसे कहता है तो मैं स्पष्ट ना कह। दूसरा, अगर नियम कानून के तहत वो जायज है, करने वाला है, तो तुरंत कर दूंगा, जिससे रेपुटेशन ये बने कि एफिशिएंट ऑफिसर है, सही काम को तुरंत करता है, उनको फोन करके बता दूंगा। अब आता है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया वो होता है जहां पे नियम है ही नहीं, या साइलेंट है, या क्लियर नहीं है, तो आपको वहां ओपिनियन आता है, मेरा ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन, नथिंग इज इलीगल, ओपिनियन अलग अलग है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप उनको समझा लेंगे अपने ओपिनियन की तरफ। मान लीजिए वो नहीं समझ में आता तो फिर आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये बड़ा अगर क्लैरिटी आ जाए आदमी के दिमाग में, क्योंकि होता क्या, आई टेल यू, जो डिसऑनेस्ट चीज है उसका ग्रेटिफिकेशन तुरंत मिलता है, नुकसान बाद में मिलता है। तुरंत आपको लाभ मिलेगा, जैसे आपको डायबिटीज है, मीठा खाने में तुरंत मजा आएगा, लेकिन बाद में नुकसान होगा। मजा तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो शुरू में नुकसान है, फायदा आपको लेट है। तो मैंने ये समझाने की भी कोशिश की है कि ऑनेस्ट कॉन्डक्ट में इनिशियली शायद प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म फायदा है। डिसऑनेस्ट कॉन्डक्ट में इनिशियली फायदा है, लॉन्ग टर्म नुकसान है। मैं अक्सर कहता हूं अपने साथियों को कि आपकी असली वक्त तो रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी, अभी नहीं मालूम पड़ेगी। अभी तो आप अधिकारी हैं, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया है, फिर आप जो गड़बड़ करेंगे उस समय कोई नहीं बोलेगा। पर लेकिन आपको लगता है जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं वो इस बारे में परवाह भी करते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं, मैंने कभी उनसे इस प्रकार की चर्चा नहीं की, लेकिन मेरा विचार ये है कि अगर वो इसका चिंतन करते तो शायद वो डिसऑनेस्ट होते। सर आई टेल यू मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्योंकि आजकल ये जो कल्चर है आई डोंट केयर, ये उनके ओपिनियन है, आई डोंट केयर। मैं यंगस्टर्स की बात करूं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की बात करूं तो ये आई डोंट केयर का बहुत इस्तेमाल होता है, which is very fair, that is their style of thinking, which is also their style of including dishonesty, a component of Yes. inefficiency, Not only that, intentionally. they try and justify it. वही सर, तो उसका वो कहते हैं ये तो ठीक है,
उनसे जब मेरी चर्चा होती है, मैं तो लगभग हर दिन यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं, मैं उनसे कहता हूँ ये चॉइस तुम्हारी है और मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें लात पड़े उस समय मत दुहाई देना कि वो मुझसे ज़्यादा बड़ा बदमाश है, मुझे परेशान किया जा रहा है। ये चॉइस, मतलब यू हैव अ चॉइस, आई एम नोबडी टू टेल यू आप ये करो वो करो। मैं तो कह सकता हूँ मैंने जीवन में ये किया, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, बाकी तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। सर अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, कॉमन मैन ऑफ इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर महंगाई बहुत होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो चलो जो है जैसा है चलने दो। नहीं वहां पे अगर वहां पे मैं वहीं से इस माइंडसेट से हम इंडिविजुअली क्या चेंज कर सकते हैं, उस माइंडसेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं अधिकारी के दृष्टिकोण से कहता था, हमारे यहाँ कई अधिकारी, मैं भी शुरू में सोचता था ये प्रॉब्लम नेता की वजह से, ये नॉट, हर जना कहता है नेता प्रॉब्लम। तो मैं अक्सर उनसे प्रश्न करता था, ये बताओ तुम्हें कभी किसी नेता ने कहा है कि तुम ऑफिस लेट आओ? कितने लोग टाइम से आते हो? किसी नेता ने कभी तुमसे कहा कि ऑफिस अपना गंदा रखो? किसी नेता ने तुमसे कहा कि एक फाइल पे तुम बैठे रहो, निर्णय मत लो? किसी नेता ने तुमसे कहा कि जो तुमसे मिलना है उसे बदतमीजी से बोलो? कितने लोग ये करते हैं? तो अगर हम जो कर सकते हैं, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, इफ यू डू व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। If you only focus on what you can't, then you won't be able to do what you can. So identify yourself what you can. जैसे आप कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं इस पे, आप ये कर सकती हैं। आप मिस्टर परेशान भी बन सकती हैं, मिस परेशान भी बन सकती हैं। परेशान रहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मजाक में कहता था, मैं जब पुलिस में था इसमें आने से पहले, तो मेरा एक बैचमेट था, वो आया मुझसे कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। क्या हो गया? बोले बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा पेट्रोलियम के दाम तो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तुम्हारी रात को ना सोने से कोई बच थोड़ी ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। मुझे शब्द याद है उसके। मैंने कहा यार वो तो सही है, मैं तुमसे असहमत नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से क्या फर्क पड़ेगा? चर्चा ठीक है उसकी, चिंतन ठीक है, लेकिन रात की नींद क्यों हराम कर रहे हो? रात की नींद तो उस चीज के लिए हराम करो जिसमें कुछ कर सकते हो। खैर वो सहमत हो गया, चला गया। 3 महीने बाद फिर आया तो कहता बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हमने कहा क्या हो गया? पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप ठीक हो गए बिना तुम्हारे इंटरवेंशन। कहता बॉस देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। मैंने उसे मजाक में कहा रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वेयर शुड आई एंगेज माई सेल्फ। हम देखिए कितना समय बर्बाद करते हैं उन विषयों पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और ये भूल जाते हैं कि कई ऐसी चीजें जिस पर मेरा नियंत्रण है। अब उसकी एक्सटेंट डिबेट हो सकती है। अब आपने जैसे बात कही कि महंगाई बढ़ रही है, उसमें एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है ना? मैं अपनी आवश्यकताओं को थोड़ी सीमित कर सकता हूं, नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्यों? मेरी आवश्यकताओं की तो अलग अलग लेवल्स है, मैं उसको सीमित कर लूंगा। अब आप कहिएगा इससे महंगाई तो कम नहीं होगी। अरे नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं जो कर सकता हूं मैं कर लूंगा। इट्स लाइक सेइंग कि टू डिस्पेल द डार्कनेस आई कैन कीप कर्सिंग द डार्कनेस। अरे मेरे पास एक मोमबत्ती, मैं वही जलाता हूँ भाई, जिससे जितनी रोशनी हो जाए। वो कहते बहुत नहीं होगी। अरे कुछ तो होगी यार, हो सकता है देखा देखी दूसरा भी जला ले, तीसरा भी जला ले, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ जलाएगा। तो मेरा धीरे धीरे जीवन में मानने लगा, मैं उसे थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया इस मामले में कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये गालिब का शेर है, नहीं है, लोग गालिब का कहते हैं, लेकिन उसकी मैसेज बड़ा बढ़िया है। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साहब। गालिब का शेर नहीं है, लेकिन उसका मैसेज बड़ा गजब का है कि मैं दूसरे को कब तक गाली देता रहूंगा यार। मैं देखूं मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है मैं ज्यादा ना कर पाऊं, सो बी इट। मैं 2 कदम चल सकता हूं। चिड़िया एक दाना ले जा सकती है, एक एक दाना ले आके फिर घोंसला भी बना लेती है। आई एम नॉट सेइंग मैं घोंसला भी बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। मेरी संतुष्टि इस बात पे है, अपना प्रश्न अपने आप से है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने किया नहीं किया। ये प्रश्न हम अक्सर नहीं पूछते अपने आप से, ये प्रश्न हमें अपने आप से करना होगा। क्योंकि शुरू में जब मैं आया तो मैं समझता ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया मैं दूसरे का तो कुछ कर ही नहीं सकता। दैट इज वाई महात्मा गांधी सेड ना, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ये क्या है? आप पहले अपने आप को परिवर्तित करो। और मैंने ये डिस्कवर किया कि आप अपने आप को परिवर्तित करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये सर मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब आप खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो, अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हो,
इंस्टेड ऑफ ये बोलते रहना कि लोग ही गलत हैं, मेरे साथ ऐसे ही बिहेव होता है, ऑफिस में ऐसा ही होगा, जब आप ये सब चेंज करके इंडिविजुअली खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली बहुत It makes चीज़ें a बदल world. जाती हैं. It makes a world of difference. I can say that from आपके एक्सपीरियंसेस से मैं ये लर्निंग लेना चाह रही हूँ ताकि जो लिसनर्स हैं जो थोड़े होपलेस हो जाते हैं या जिनको लगता है कि मेरे करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, शायद हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे एक कॉन्शियसनेस को अवेकन कर पाएँ, जैसा कि आपने कहा कि आप उतना तो करो जितना आप कर सकते हो, ये सोचे बिना कि वो उस एक बड़े पिक्चर का कितना % शेयर होगा कि भी नहीं होगा, कौन नोटिस करेगा, शाबाशी मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, या ये मेरे इसमें पर्पस से ओरिएंटेड होगा, ये जो इतने सारे कन्फ्यूजन में हम घूम रहे हैं. क्योंकि आज की डेट में एक यूथ का भी नहीं, और यूथ का भी और साथ ही साथ जो 30s में 40s में लोग हैं, कन्फ्यूजन सबसे बड़ी समस्या है कि ये करूं कैसे करूं, कैसे आपने होगा, बहुत सही नहीं बात होगा. कही, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज द की टू सक्सेस. हम कभी भी कंफ्यूज, मैंने आपको बताया ना, मेरी किताब एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट है इसी बात पे, इधर जाऊं या उधर जाऊं. एक बार वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई तो जीवन बड़ा बढ़िया निपटता है. क्लैरिटी होनी चाहिए और आप प्रिपेयर्ड हैं प्राइस पे करने के लिए, आइदर वे. बट समटाइम्स दिस कंफ्यूजन एग्जिस्ट इन पीपल, दे आर अनेबल टू डिसाइड यार ये करूं या ये करूं. सर मुझे लगता है लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे समझे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इफेक्टिव लीडरशिप, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे यूथ बात करना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूजन मैनेजमेंट के बारे में बात बहुत कम हो रही है. नहीं, ये जो आपने तीनों चीजें बात कही वो भी कंफ्यूजन पे ही है ना. एग्जैक्टली कि तो time बेस तो का कन्फ्यूजन ही है. बेस कंफ्यूजन है. और एग्जैक्टली इसमें अगर वही बात वहीं आ गई कि हमने यूथ को अगर ये समझा दिया कि इस क्लैरिटी ऑफ थॉट से तुम्हें बेनिफिट होगा जैसा कि इस व्यक्ति को बेनिफिट हुआ है, इस संस्था को बेनिफिट हुआ है, तो उसको ग्रहण करेगा. वो उसको वैल्यू प्रोपोजिशन दीजिए. अगर वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में आ गया उसके तो वो ग्रहण कर लेगा, फिर उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बनने लगेगी. एक्चुअली कंफ्यूजन क्यों होता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्लियर नहीं होता. या डर रहे होते कॉन्सिक्वेंसेस से. मतलब दे आर नॉट क्लियर. अगर मालूम हो तो डर नहीं होगा, फिर तो ये होगा कि ये होगा ये होगा, आप डिसाइड कर लीजिए. दे आर नॉट क्लियर कि हम डिसऑनेस्ट रहकर ज़्यादा बढ़िया चलेगा या ऑनेस्ट रहकर चलेगा. सो whenever I talk to youngsters, I tell them, I'm not going to tell you whether you should be honest or dishonest. I'll tell you what I suffered or benefited in my life. You take a call whether you want to do this or you want to do that. सर ये सिर्फ वर्क स्पेस तक ही सीमित नहीं है, ये कन्फ्यूजन हमारे हर लाइफ के एरिया में चला जाता है. जैसे रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूजन है कि मुझे ऐसे करना है या नहीं करना है, मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मुझे ऐसा इंसान होना है या नहीं होना है, मुझे इतना देना है या नहीं देना है. हर वक्त आप इतना कैसे 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 की कन्फ्यूजन में घूमते रहते हो कि इवेंचुअली आप जो होने चाहिए उस रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते, वो बन ही नहीं पाते हो जो आपको होना चाहिए या आप जो इनहेरेंटली हो. Bottom line is clarity of thought. Confusion creates huge number of thoughts. So, सर मुझे कोई ऐसे तरीके बताइए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाने के लिए. गिव मी द कीज टू द क्लैरिटी ऑफ So थॉट. I don't think there is a single key where every lock can be opened, but you have to take small steps. जैसे again, I can tell you about myself. You are looking to select a profession for yourself, okay? Now you're not clear कि यहाँ जाऊँ ये करूँ या ये करूँ. So then the best is to talk to your well-wisher who understands you well and have an open-hearted chat. He knows you because without knowing you, no one can guide you as to what you should. Sometimes you tend to delude yourself, but that chap who's a friend or a brother or a sister or a parent will be able to tell you, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा. It's always nice to seek guidance if you can. And you should have the humility to accept the fact that you are unable to decide yourself, but there is somebody who can guide you. And you can always find that somebody will guide you. Gradually, वो clarity आपके अंदर बनने लगेगी. It doesn't happen. Like, even in my case, in the beginning of my career, I used to be very confused. ये करूँ, ये करूँ. But gradually, जैसे मैंने अपने कुछ सीनियर से बात की, colleagues से बात की, खुद को रिफ्लेक्ट किया, वो क्लैरिटी आनी शुरू हो गई. There is no magic wand कि आज रात को सोए और आज अनिल स्वरूप साहब को सुना, सुबह आपको क्लैरिटी हो जाएगी. No. You have to evolve. And it is always a gradual process. कुछ जगह आपको हिट लगेगी, कुछ जगह आपको अच्छा लगेगा. दूसरा, वी डोंट रिफ्लेक्ट सफिशिएंटली. हम अपने आप से बात नहीं करते. हम दूसरे के बारों में सोचते हैं बट अपने आप से बात नहीं करते. वो आई थिंक वी शुड सिट साइलेंटली एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू आर डूइंग. मेनी आंसर्स विल इमर्ज व्हेन यू आर योरसेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हाउ इट शुड डू. Many answers will come there. जो नहीं आए फिर अपने मित्र से बात कीजिए, अपने हितैषी से बात कीजिए. As I said, there is no fit manner in which or
key through which you can open all these locks. No, it will come gradually, step by step. You mature as you go along. सर क्लैरिटी कई बार होती भी है, लेकिन आपको पता होता है कि ये कॉन्सिक्वेंस है, तो या तो आप उससे डर जाते हैं, या फिर आप वो प्राइस पे नहीं करना चाहते, या फिर आप फिर उस प्राइस से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़े टाइम बाद हो जाऊंगा। ये हम नेगोशिएशंस अपने दिमाग में करते रहते हैं और हमारी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी पे एक डीप देखिए, इम्पैक्ट आता है I'll इसका। tell you why. One of the reasons for confusion, I'll tell you. And I've also discovered this over a period of time. I'll narrate a incident. Not an incident, my understanding. दिल्ली में मैंने अभी तक किसी को अपनी मर्सिडीज खुद ड्राइव करते हुए नहीं देखा है कार। ठीक है, इट्स एन एक्सपेंसिव कार, और असली मजा गाड़ी का उसका चलाने का है, वो ड्राइवर चलाता है। मालिक जी पीछे बैठते हैं, उसमें कुछ तो कंफर्टेबल है, कुछ बड़ी अनकंफर्टेबल है। जो लोअर होती है मेरे लिए तो बड़ी अनकंफर्टेबल, मैं कहीं में बैठा हूँ, फिर भी वो मर्सिडीज खरीदता है। क्यों खरीदता है? वो दूसरे के लिए खरीदता है। हमारा आधा कंफ्यूजन प्रॉब्लम दूसरे के लिए है। हम जीवन में कितना काम सिर्फ दूसरे के लिए करते हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए। देखिए, अन्यथा ना लीजिएगा, मेरे आज तक नहीं समझ में आया कि महिलाएं 6 इंच की सैंडल क्यों पहनती हैं, हील की सैंडल क्यों पहनती हैं। मेरे हिसाब से अनकंफर्टेबल, मैंने पहनी तो नहीं है, बट अनकंफर्टेबल होगी। बहुत अनकंफर्टेबल होती So है। now my point is, I'm not against you doing what you want to do, but whether you are doing it for yourself or somebody else, that's where the problem is. आप इसको निकाल दीजिए अपने पास से, आपका आधा कंफ्यूजन तो अपने आप चला जाएगा। यार ये मुझे अच्छी लग रही है मेरी साड़ी, या मैं दूसरी पहनूं, यार वो तो ज्यादा अच्छी पहनी थी। That's when you start comparing yourself with others, when you start trying to show off, when you are not yourself, that's where the problem is. The moment you are yourself, I think most of the problem gets solved. तो जितना आप आउटवर्ड देख रहे हैं, एक्सटर्नल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कंफ्यूजन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना आप इनवर्ड जाएंगे, इंटरनल से कनेक्ट करेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट मेक्स वो यू आंसर हैप्पी। आने लगेगा, आपको धीरे धीरे आंसर आने पर लगेगा। सर उस इंक्वायरी में तो जाना पड़ेगा ना। इंक्वायरी में अगर you don't reflect on what you are, then how will you find answers? Most of the answers are within you, but sometimes you do need guidance. It's not that everything will come from here. You must still have some confusions. You must still seek guidance. And उसके लिए गाइडेंस किससे ले रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आप में क्या इंटरेस्ट है, आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैव एब्सोल्युटली अनक्वेश्चन्ड लव फॉर यू, सो दे आर द बेस्ट पीपल टू गो टू इफ यू हैव एनी। यू मस्ट स्टिल हैव अ डिफरेंस ओपिनियन, एंड डिफरेंस ओपिनियन शुड नॉट बी टेकन एज एंटेगनिज्म। वो आपके हित की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनको, हो सकता है किसी दो व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन वो उनके हिसाब से आपके हित की बात नहीं करेंगे। He will not consciously like to damage you. So parents are the best friends in that sense. Or your siblings. वो भी इंटरनल ही वापस आ गए, मतलब एक्सटर्नल दुनिया से अलग। Ultimate- आपका जो Ultimately आपको तो अंदर ही झांकना है। द जर्नी जो विद इन आपको करनी help है। कर दे अंदर झांकने में, वही है। सर मैंने ना इसका एक और दूसरा पहलू भी डिस्कवर किया है अपनी जर्नी में। आपके तो खैर बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जो लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अक्सर वो लोग खुद पे भी डीप लेवल पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उल्टा है, क्योंकि वो अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए दूसरों पे नहीं कर It's not पाते। that because they are untrustworthy. They don't. If you trust yourself, then you trust others. So everything, the journey begins within. कहीं और से जर्नी शुरू, जर्नी यहीं से शुरू होती है, यहीं एंड होती है, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन लोगों को ये लगता है क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है इसलिए मैं डेलीगेट नहीं कर पा रहा हूँ। No, लेकिन no. डीप डाउन उन्हें खुद पे भी No, no, भरोसा नहीं होता है। भरोसा नहीं। If you have a sense of security, which is भरोसा, sense of security है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। It's a sense of insecurity that makes you insecure with the others. If you are secure, you are secure with others. It's the other way around. सर आपने किताब लिखी एथिकल डिलेमा पर, आपकी लाइफ में कौन से ऐसे एथिकल डिलेमाज आए, अगर कोई एक किस्सा आप शेयर अरे, करना चाहो। मतलब पूरी किताब 70 वाक्य हैं एथिकल डिलेमा के, वेयर लॉ वाज नॉट एन इशू, बट आई हैड टू डिसाइड मैं इधर जाऊं या ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। कौन सा सबसे बड़ा आपको ऐसा डिलेमा है? बहुत सारे थे, बट आई क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ भी कई बार हाँ नहीं, मेरा आपके मतभेद होते रहे। लेकिन एक शुरू के जीवन के जो डिलेमास थे वो एक्चुअल डिलेमास थे, बाकी तो डिलेमा था ही नहीं मेरे दिमाग में। 10 साल के बाद, 12 साल बाद मुझे क्लैरिटी थी, देयर वाज नो डिलेमा, आई डिसाइड ये करूंगा। जब डिलेमा टाइम था उसका मैं एक आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं दिल्ली से वापस गया था, मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था। एक मेरे मंत्री थे, बहुत ही करप्ट थे, ये अच्छे भी थे तो ये भी करप्ट थे। उनका नाम ही 25% था, पहले ही ले लेते थे सब चीज़ों में, प्रोग्राम वगैरह में। तो एक दिन उन्होंने मुझे आदेश भेजा कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए, कोई कारण नहीं दिया। नाउ ही वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू सस्पेंड हिम, इट्स नॉट एन इलीगल ऑर्डर।
तो लीगैलिटी तो रुक गई। लेकिन क्योंकि लिखा नहीं था तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, सर आपने इनको सस्पेंड करने को कहा है, क्या क्या हो गया? तो कहते हैं मुझसे मिलने नहीं आया वो। मैंने कहा साहब बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कह दूंगा मिल लेगा आपसे। कहा ही डिडंट, रख दिया फ़ोन। मैंने अधिकारी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा अधिकारी है, बड़ा एफिशिएंट, ऑनेस्ट। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से? कहता है सर मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे मैं मिलना चाह रहा है मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। तो वही मैंने उसी समय लिखा है कि 3 प्रकार के करप्शन है, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो मंत्री नजराना चाहते थे, वो कहता था साहब मेरे पास है नहीं, मैं देने को मैं क्या दूंगा उनको। तो अब डिलेमा है मेरा कि लीगल ऑर्डर है और आदमी एफिशिएंट है। इट वाज, लोग मुझे अब सुनते हैं, कहते हैं आप बड़े हमें कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव। नहीं ऐसा नहीं था। मैं उस समय इतना परेशान हो गया, मैं आपको क्या बताऊं, कि मेरे अंदर का कवि जागृत हुआ और मैंने ये पंक्तियां लिखी उस समय। संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया, फिर भी स्तब्ध हूं, व्याकुल हूं, अशांत हूं, शायद अनजान हूं। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। तो मैंने अपनी ये वेदना राम की झोली में डाल दी। द डिलेमा वाज गोइंग ऑन कि मैं कैसे बचाऊं इस आदमी। But since I was basically an optimist, I got a reply in these lines which are quoted in my book. समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए? उठो पथिक मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। And then I found the solution to the problem. I sent this file to the chief secretary, spoke to him. He sat on the file, the orders were not issued. And minister got so annoyed, he went and met the chief minister. I was transferred out. When I was transferred, the chief secretary got very upset. He called me, he said, यार उसको बचाने के चक्कर में तुम्हें ट्रांसफर हो गया। मैं सर क्यों परेशान होते हैं? For a civil servant, transfer is like death. It is inevitable. जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना? और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा आप कहीं पोस्टिंग करेंगे, मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं मजाक यही कुकर फिर करूंगा। तो हंसने लगे वो। सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज आई फेस दिस डिलेमा, आई रिजॉल्व्ड इट इन अ डिफरेंट मैनर, एंड आई फेस्ड मेनी सच डिलेमास इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर वेयर आई वाज नॉट क्लियर एज टू व्हाट पाथ शुड आई टेक। सर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई अगर आपको 3 प्रिंसिपल्स बताने हो तो क्या बताएंगे? अच्छी लाइफ, एक, एज आई सेड, कीप लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, totally focus on yourself, don't worry about others because you can't do much to others. It's very very important that you have. And third is you trust others. ये 3 चीजें आप कर लिए, जीवन में चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। सर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं वो नहीं सोच रहे हैं, बट स्टिल यू कैन ट्रस्ट देम। क्या ये चीजें साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज ट्रस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट ही इज, ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई एम। हम उसके हिसाब से नहीं, हम बिलीव करते हैं ट्रस्ट में। एंड यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स नॉट दैट ट्रस्ट डजंट मीन दैट यू ब्लाइंडली ट्रस्ट समबडी। यू स्टार्ट विद, व्हेन समबडी कम्स, ये तो पहले रिएक्शन आपकी क्या होता है? अरे ये तो यहाँ से आया तो बदमाश होगा, अरे ये तो इस ग्रुप का बदमाश। प्रेजुडिस से हटा दीजिए आप। ट्रस्ट का फर्स्ट स्टेप है रिमूव ऑल प्रेजुडिसेस, assess a person on basis of what he is rather than what you gathered about him. So हमारी आधी प्रॉब्लम तो प्रेजुडिस से है कि इस क्षेत्र के सब बदमाश हैं, इस कम्युनिटी के सब बदमाश हैं, इस रिलीजन के सब बदमाश हैं, इस फैमिली से आया तो ऐसा होगा, इस फैमिली से बदमाश है। अरे भाई, give him a chance. And this can only happen if you trust people. या इनके बारे में ऑफिस में ऐसी बातें होती है तो ये ऐसे हैं, उस तरह के जो हम चीज़ों से अपने आप को। Since we occupied most of leadership position, a leader cannot afford to go with a bias. He has to make his own judgment about individuals. We need to have more examples of those leaders. उनके बारे में ज़्यादा बात की जानी ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, क्योंकि सर ऐसे भी लीडर्स हैं जो बायस भी हैं और उनका भी काम चल रहा है। बट बात है कि आप क्या देख रहे हो? देखिए, ऐसा है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वही सही है। मेरा विचार ये है, आप अपने हिसाब से विचार कीजिए कि ये ठीक है, रास्ता ये ठीक है। आई एम नोबडी टू टेल यू व्हाट यू शुड डू। वो तो ज्ञानी पुरुष ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में ये किया, उसमें मुझे ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाह रहे हो, क्या फायदा क्या नुकसान है। सर अपनी पर्सनल लाइफ में कौन से ऐसे 3 रिफॉर्म्स है जो आपने किए जिससे आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो गई? देखिए, पहली चीज तो मैंने समझा कि मिस्टेक्स हर व्यक्ति करता है,
फेलियर है। ये मैं शुरू में नहीं मुझे आइडिया था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था शुरू में। क्लास 7 तक मुझे कोई मेडल नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। मैं इतना कोशिश करता हूँ रेस में, खेल में, कुछ मिलता ही नहीं मुझे। फिर जब आना शुरू हुआ तो इतने आ गए कि आपको गिनती नहीं। तो मेरी माँ तब भी कहती थी कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा टाइम आएगा। वो बात कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरे समझ में नहीं आता था, बाद में बहुत समझ में आया। तो पहला तो ये कि मैं टोटली फोकस हो गया प्रयास में, उसको बाद में हमें कर्म का समझ में आया। एफर्ट करते रहो एंड एंजॉय दैट एफर्ट, एंजॉय द जर्नी। दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, एंजॉय एवरी मोमेंट। इफ यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट, दैट्स इट। बाकी का आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं। और तीसरा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि मैं दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने सीखा, अपना बहुत कुछ कर सकता हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं। तो ये 3 बातें थी। कर्म, अपना कर्म करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंजॉय द जर्नी एज यू गोइंग अलोंग, एंड देन द फाइनल वन। सर, क्या आप एक परफेक्शनिस्ट हो? नो। आप थे? नो। कभी भी नहीं थे? नो, मुझे अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं करता हुई था जीवन भर। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है वाबी साबी, एंड दैट मीन्स दैट डोंट ट्राई एंड बिकम अ परफेक्शनिस्ट। यू कैन ट्राई, मूव टुवर्ड्स इट, but take things as they are and trying to improve upon it. That leads to the other principle of Japanese principle of Kaizen, gradual improvement. ये principles मैंने अभी किए, लेकिन मैं करता पहले ही था कि I knew I won't be perfect, but I can keep improving myself. So improvement was the key. Becoming perfect was never the key. I used to benchmark myself. मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूँ, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूँ. So you improve as a person. And that's good enough. I've yet to come across any perfect individual in my life. सर, आपने इतनी पावर देखी अपने आसपास, कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं स्टेप नंबर 1 से सीधा 10 पे कैसे पहुंचूं, मैं ग्रेजुअल 2, 3, 4 कैसे जाऊं, मैं सीधा 10 पे ना चले जाऊं? ऐसी बन गई ग्रेजुअल बढ़ने की। मैं अब लोगों को देता हूं ज्ञान। पहले तो मैं खुद ही सोचता था इस पे कि भाई देखिए, आपने सिविल सर्विस ज्वाइन की है तो यू कैन अफोर्ड टू बी अ रेवोल्यूशनरी। You can't afford to be. हाँ, बिकॉज इफ यू आर रेवोल्यूशनरी बी थ्रोन आउट। मैं कहता था उनसे कि अगर यार तुम्हें रेवोल्यूशनरी बनना है तो रिजाइन करो, एक झाड़ू पकड़ो, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन आपको यहाँ रहना है तो यू कैन बी अ फास्ट रेवोल्यूशनरी। करो काम, बट सीमाएं बंधी हुई है यहाँ पे, उस सीमाओं में रहकर काम करना होगा। सर, जब आप सेक्रेटरी बने, कोल सेक्रेटरी जब आप बने, उस टाइम पे कोलगेट स्कैम तब हुआ ही था। 2016 में आपने शुरू किया और 2014 में आपने शुरू किया और 12 के करीब ये स्कैम 12-13 में स्कैम हुआ था, राइट? और उस टाइम पे बहुत बड़ी खबर थी, बहुत ज़्यादा लॉस था गवर्नमेंट को। आई थिंक बिलियंस में 37-38 बिलियन का लॉस गवर्नमेंट को उस वक्त पे था, और फिर आपके कार्यकाल के बाद प्रॉफिट में आ गए, एक्सपोर्ट करने लगे। राइट वे ऑफ पुटिंग इट। मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, द कैलकुलेशंस ऑफ द सीएजी वर रॉन्ग एंड आई हैव रीकैलकुलेटेड। और मैंने उन्होंने कुछ ब्रॉड फिगर्स लेकर एक नंबर दिखा दिए 1,76,000 करोड़ का। आई डोंट थिंक दैट वाज द करेक्ट फिगर। सो इट मे नॉट बी राइट टू कॉल इट अ स्कैम, देयर वर मेनी रॉन्ग्स डन। कल गलत आवंटन हुए थे, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, बट स्कैम का मालूम नहीं क्यों नाम दिया गया। जैसे अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ गलत हुई थी, ऐसा नहीं था हर चीज़ गलत। हर कोल ब्लॉक एलोकेशन गलत नहीं था, लेकिन सबको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो मैंने किया, वो मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसपेरेंट एक व्यवस्था बनाई कि सबको सब कुछ पता था क्या हो रहा है। हमारे ऑक्शन भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होता था। उसका उद्देश्य ये था कि अगर मैं भी कोई गलती करूं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, तो कोई मेलाफाइडी एट्रीब्यूट ना हो, क्योंकि सबको पता है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने की गलतियाँ, मैंने उनको सुधारा, फिर एक्सेप्ट किया कि ये गलतियाँ। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वाज एंड आई वाज ब्लेस्ड विद अ वेरी नाइस टीम। सो हेंस इट हैपेंड। आपने डिजिटल इंडिया वाला जो मोमेंट काफ़ी नाम पकड़ गया, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिजिटल इंडिया की बात नहीं हो रही थी, बट आपने वहाँ पे डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन भी किया, हम कुछ लोगों ऐसे का रिफॉर्म्स ध्यान बनाए, पड़ता है कि हमारा शायद पहला मिनिस्ट्री रहा होगा जहाँ हमने पेपर और फाइल सब खत्म कर सब खत्म करके आपने सब डिजिटाइज कर दिया। एवरीथिंग वाज डिजिटल। उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी, क्योंकि तब मैं जस्ट अपनी मास्टर्स ख़त्म करके निकली थी। तब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कोलगेट स्कैम, और किस तरह से फिर आप आए और वो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी, किस तरह से डिजिटाइजेशन पर जोर आया और टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से चीज़ें और ठीक होने लगी। सर, एक अगर आपको ब्रॉड मैसेज देना हो यूथ को, तो क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपने आप को फोकस करें और उन परिस्थितियों में जो आप सबसे अच्छा कर सकें उसका प्रयास करें।
हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप अपना प्रयास करें और हंसते हंसते करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें। ये करेंगे तो चांसेस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। एक बहुत ही पॉपुलर किताब है साइमन साइनेक की, आई डोंट नो आपने सुना है उनके बारे में कि नहीं, स्टार्ट विद वाई। वो नो आई हैव नॉट। अच्छा, वो सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं कि अच्छा। वाई शुड यू स्टार्ट विद वाई। अच्छा। तो मैं किताब अक्सर रेकमेंड भी करती हूँ लोगों को, क्योंकि मेरा वाई को लेकर बहुत पर्सपेक्टिव इस किताब ने चेंज किया। तो इस तरह की अच्छी कॉन्वर्जेशंस, अच्छी किताबें जो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड व्यू दे देती है। सर एक प्रॉब्लम क्या आती है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा जूम इन करने लग जाते हैं इशू पे, तो वो उतना ही बड़ा लगने लगता है। थोड़ा सा हम जूम आउट करें तो फिर और भी चीज़ें नज़र आती है अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप रिलेशनशिप्स की, आप बॉयफ्रेंड की बात करें, तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उस टाइम आप इतना जूम इन कर लेते हैं कि सिर्फ वही आपकी पूरी लाइफ बन जाता है। वही प्रॉब्लम। थोड़ा जूम आउट करेंगे तो फिर एक जगह पे ब्रेकअप है, एक जगह पे करियर है, एक जगह पे पेरेंट्स है, एक जगह पे फ्रेंड्स है, एक जगह पे मस्ती है। तो थोड़ा जूम आउट करना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। जो जूम इन वाला हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गया ना, कैमरा में भी हमें पूरा 100x जूम इन, पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो वो दिमाग का भी वैसा ही हो गया कि हर चीज में हमें जूम इन करना, उतनी ज्यादा वो बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपकी इस जर्नी से सीखने को मिले। अगर आप कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें तो। कुछ नहीं, आई वुड ओनली से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेम इज वेरी गुड, जर्नी विद इन, because that's what it matters. It has to be journey within. I'm glad that you are doing this, and I enjoyed this conversation with you because this is very close to my heart. I do believe, मुझे लगता है कि आज के यंगस्टर्स को इस तरीके के कन्वर्सेशन की आवश्यकता है, और मेरा प्रयास ये रहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ इस प्रकार के कन्वर्सेशन उनसे फिजिकली करूँ, आमने सामने बैठकर। सर मेरी कोशिश है कि आप जैसे अकॉम्प्लिश लोगों को बुलाऊं और उनके थ्रू हम ये लेसन्स को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि भगवत गीता रेकमेंड कर देना किसी को, श्लोक बता देना, या कोई बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पे लगा लेना, उससे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं रहा है। उससे अगर हो जाता तो शायद वो तो हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा जब हम किसी को, जिस रोल मॉडल अच्छे जब हमारे सामने होंगे जिन्होंने एक्चुअल में किया है और फिर कैसे किया और वो कैसे देखते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई लगने लगेगी लाइफ। अभी लाइफ का मतलब जो है ना बहुत लोडेड हो गया आज के टाइम में, और इसीलिए अंदर अपने आप से कनेक्ट करना, द जर्नी विद इन करना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे लगता है शायद कुछ साल ये हमेशा से ह्यूमन क्वेस्ट रहा है, तभी इतने बड़े बड़े कबीरदास कहिए, आप महात्मा गांधी कहिए, आप कितने सारे फिलोसफर्स हुए इंडिया में, यूरोप में, वेस्ट में, कितने सारे फिलोसफर, सबने द जर्नी विद इन की। लेकिन आज के टाइम में उसका और ज़्यादा रेलेवेंस बढ़ गया, क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए इतने सारे आपके पास डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, न्यूज़ है, एस्पिरेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, कंपैरिजन है, दैट यू आर सो एक्सटर्नली डाइवर्टेड ऑल द टाइम कि आप खुद से ही कनेक्ट नहीं कर पाते, एंड ऑल ऑफ दिस इज ब्रीडिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। सर आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ विद यू। आपने कभी कुछ ऐसा मेंटल हेल्थ चैलेंज फेस किया? मैं एज सच मैं नहीं कह सकता मुझे कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज आया, बट कभी एंग्जाइटी या कुछ घबराहट, पैनिक? आई डोंट थिंक सो, बट आई वाज कंसर्न्ड ऑन ओकेजन। जैसे वो मैंने बताया, जब मैंने वो कविता लिखी तो मेरे लिए आउटलेट था, राइटिंग पोएट्री या कंपोजिंग म्यूजिक। थोड़ा टाइम कभी कभी मैं कंपोज कर लेता हूं। आप म्यूजिक भी करते हो, आप पोएट्री भी लिखते हो? थोड़ा बहुत आई किताबें भी आप लिखते हो? गिटार, एंड ऑन दैट आई स्टार्टेड कंपोजिंग अ बिट ऑफ म्यूजिक। सो वो आउटलेट मिल जाता था जब इस टाइप का कभी मुझे। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, मैं जो आपकी जर्नी से देख रही हूँ, क्योंकि आउटलेट हो, मतलब आउटलेट कोई भी हो सकता है, गेम्स में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है। आई फाउंड म्यूजिक वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, और स्पेशली आप स्वरों में जब डूब जाते हैं तो मेरे लिए तो वही मेडिटेशन है। सो जब सजेशन आता है कि मेंटल हेल्थ को मैनेज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप कुछ हॉबीज ढूंढें, तो वो आपने इस तरह से ना फ्रेम करके अपने रियल लाइफ, लिव्ड लाइफ से आपने बता दिया। लोगों से बात किया जिनको इस टाइप की समस्या होती है, मेरी समझ में आया कि उसके कारण को पहले समझना पड़ेगा। हम सिम्टम है उसका, मेंटल डिसबैलेंस है, एंजाइटी है। अगर कारण हमने नहीं समझा तो फिर वही हॉबी से भी काम नहीं चलेगा। व्हाई इज इट हैपनिंग, एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स इट। आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल हु एंजाइटी किसी वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल की वजह से हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, प्रोफेशनल की वजह से हो सकती है, किसी वजह से एंजाइटी। तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि फिर सोल्यूशन उसका उसी हिसाब से बनेगा। एक जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम भाग नहीं सकते। कई बार कहते हैं कि समस्या से भाग जाएं। इट इज, म्यूजिक इज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। म्यूजिक इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, एंड परहैप्स व्हेन यू आर स्लाइटली calmer in your mind, the chances of solution coming through are much more. And music has a calming influence on that. तो
एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेज है एक आईएएस ऑफिसर की कि वो ऐसे होते हैं, कड़क होते हैं, अपने काम करते हैं और शायद कुछ पुराना म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो आई एम पुराना टॉकिंग म्यूजिक टू अ सुनता 66 ईयर ओल्ड मैन जो गिटार सीख रहे हैं, गिटार सीखा, अपनी म्यूजिक मतलब इट इज सो इंस्पायरिंग टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस कि आपको अपनी लाइफ में इनोवेट कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी हाँ, क्रिएटिविटी लगानी जीवन है तो पड़ती कुछ है, ना नया-नया चलता रहना नए नए चाहिए। चीजें ढूंढती रहे। मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है टू टॉक टू यू, बिकॉज जब जो लोग स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते और अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग अ हैप्पी स्ट्रक्चर, मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये सारी लर्निंग्स वी आर पासिंग ऑन टू द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू दिस प्लेटफॉर्म। सर, जाते जाते एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, एंड दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगेन एक सब्जेक्टिव मैटर है, हर कोई अपने अपने तरीके से देखता है, आप कैसे देखते हो? मैं सक्सेस को देखता हूँ कि मैं एम आई फीलिंग इंटरनली हैप्पी अबाउट एनीथिंग दैट्स सक्सेस फॉर मी। मैं अंदर से मुझे प्रसन्नता, मैं उनको एक्चुअली मैंने अपने पुस्तक में कई चैप्टर्स लिखे हैं जिनको मैं अपना भारत रत्न कहता हूँ। नॉट दैट दे आर भारत रत्न, दे गिव मी enormous amount of satisfaction. To me, that is what I aspire for, even now. What gives me that enormous sense of satisfaction? And there have been many such occasions. I'll just narrate an incident to illustrate what I mean by this. जब मैं एक स्कीम चला रहा था, RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, it came to be recognized world over as one of the finest schemes. So when Mr. Obama became president of the US, तो उनके एक एडवाइज़र का फ़ोन आया मेरे पास, बोला मिस्टर स्वरूप कैन यू कम टू US एंड एक्सप्लेन दिस स्कीम टू अस। तो मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो डिफरेंट है, हमारी कंट्री डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट, बट ही इंसिस्टेड। सो इन वन ऑफ द विजिट्स टू वाशिंगटन, मैं जाता था वर्ल्ड बैंक से इंटरेक्ट करने, आई वेंट टू एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट दैट हाउसेज एडवाइजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन किया ऑन RSBY, और उस प्रेजेंटेशन में उनकी गवर्नमेंट के थे लोग, स्टेट गवर्नमेंट के थे, हमारे मिशन से थे, और गेट्स फाउंडेशन और फाउंडेशन के लोग भी थे वहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन के बाद हम बाहर कॉफ़ी पी रहे थे, तो ये गेट्स फाउंडेशन का एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है मिस्टर स्वरूप यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने सोचा, फिर उससे काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा गेट्स फाउंडेशन गिव्स millions of dollars टू पुअर कंट्रीज, व्हाट डू यू गेट आउट? He said, well, that's our job, but more than that, we derive a lot of satisfaction out of helping poorest of the poor. I said, you answered your own question. This scheme RSBY is meant for poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That is good enough a kick for me to what I am doing. पहले मैंने kick का शब्द आपको इस्तेमाल मैं किया। वही बोलने वाली थी अभी। Now, I narrated an incident to illustrate this kick. In this scheme, I used to visit small hospitals. बड़े हॉस्पिटल एम्पैनल नहीं थे, तो एक छोटा हॉस्पिटल में एक दिन गया, तो मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, बेनिफिशियरी पेशेंट था स्कीम का। तभी मुझे बहुत हल्की सी आवाज़ पीछे से सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही वृद्ध महिला जो बैठ भी नहीं पाई, लेटी हुई थी, वो स्मार्ट कार्ड हिला रही थी और मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ। उसको किसी ने बताया था मुझे स्कीम से कुछ है संपर्क। मैं गया उसके पास, मैं झुक के उससे पूछा, मैंने माता जी आप ठीक तो हैं? कहती बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा फिर तो आप जल्दी ठीक होकर जाएंगी घर अपने? बोले बेटा मैं घर वर नहीं, मैं तो झोपड़ी में रहती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी वो भी झोपड़ी में रहता था, उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, मुझे यहाँ ले आया अस्पताल में, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा माता जी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप यहाँ ठीक होकर घर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा मेरा तो ना भाई है, बेटा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और वैसे ही मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं माता जी आप जाएंगे। वो 10-15 सेकंड ऐसे ही चलता रहा, फिर शी मेड अ रिमार्केबल स्टेटमेंट। ही टेल्स मी बेटा ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। सो नाउ दिस इज माय सैटिस्फैक्शन, दिस इज माय भारत रत्न, एंड आई हैड मेनी ऑफ देम। अब भी मैं बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं मेरे। सो यू नो this is what I wanted in life, and God has been kind, I got that. I still continue to get it. I think my life post retirement I never thought would be even better than my life in the IS. मैंने IS में सोचता था कि मेरा पुनर्जन्म अगर हुआ तो मैं फिर से IS अफसर बनना चाहूँगा, यूँ बहुत मज़ा आया था। उसके बाद और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। God has been kind. सर, आप जाने जाते हो लोगों को उनका नाम लेकर कॉल आउट करने के लिए, पीपल इन पावर, मिनिस्टर्स इन पावर, सिटिंग मिनिस्टर्स के पास जाके अपनी बात रख के और अपना पूरा क्लियर, अगर आपका कोई मतभेद है, कोई डिसएग्रीमेंट है, वो आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, सुर्खियां भी बन जाती है। इंटरनल जो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स है, डिपार्टमेंटल जो न्यूज़ होती है वो तो होता ही होगा, आई एम श्योर प्रेशर्स आप पे भी बहुत रहते हैं। एक और सवाल जो मुझे अभी आ रहा है कि आप प्रेशर के बीच में काम कैसे करें, अपना प्रिंसिपल्स और एथिक्स को रखते हुए सीधा प्रेशर के बीच में कैसे देखिए काम आपने करें? शुरू की चर्चा में कहा था क्लैरिटी ऑफ थॉट और कंफ्यूजन।
अगर क्लैरिटी है तो कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो तब आता है जब कंफ्यूज है कि ये करूं या ये करूं। किस बात का प्रेशर? भाई मैं ये कर दूंगा तो तुरंत कर दूंगा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। और जो बीच की चीज़ है उस पर अपनी बात कहूंगा, अगर मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो उनकी बात मान लूंगा। प्रेशर कहाँ है? और मेरा ये अनुभव रहा है, मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया कि लगभग 90% केसेस में मैं अपनी बात मनवा लेता था लोगों से। तो और क्या चाहिए जीवन में आपको? 10% तो आपको देना पड़ेगा भाई दूसरे को, आप पूरा अपना चाहते हैं। तो मुझे इसकी कोई ऐसा मतलब ये तो कहना गलत होगा कि मैं कभी प्रेशर में नहीं आया, लेकिन ऐसे प्रेशर में नहीं आया कि मैं परेशान हो जाऊं। प्रेशर थी। अब जैसे उस अधिकारी को सस्पेंड करने का था, वो प्रेशर तो था ही। मैं परेशान हुआ उस समय, कविता भी लिख दी, लेकिन बाद में वैसे वाकये कम होते चले गए। बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस कॉन्वर्जेशन से आपके साथ सर। थैंक यू कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर आए और अपनी लाइफ से इतने खूबसूरत किस्से और इतने प्रैक्टिकल सिंपल तरीके से आपने बड़े बड़े लेसन्स को कंडेंस करके सिंप्लीफाई किया कि आपकी लाइफ में कैसे दिखेंगे जब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये कैसे करें, क्या करें कि सवालों में घूमते रहने की बजाय कर लो और करके फील करो कि वो अब कैसा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है कंटिन्यू करो, अच्छा नहीं फील हो रहा है रीथिंक करो अपनी स्ट्रैटेजी को। तो इससे बढ़िया और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। सो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग इट विद अस। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो आपने यहाँ से सीखा उसे भी ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो वो भी आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए उनका सोल्यूशन भी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके सपोर्ट से यूट्यूब भी हमें सपोर्ट करेगा इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू। नमस्ते।